नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए अभ्यास सीरीज के करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है, इसी महीने है और प्रीलिम्स में करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। प्रीलिम्स के अंदर दैनिक चर्चा से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आज कोई खबर है उससे परीक्षा का क्या उससे रेलेवेंस है और उससे कैसा एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में उठ के आ सकता है। तो कई बार हम पॉलिटिकल न्यूज और जो एग्जाम रेलेवेंट न्यूज होती है उसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं, तो प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी कई बार हमें पता नहीं लगता है। तो इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई है कि कैसे क्वेश्चंस को एग्जैक्ट वे में पहचाने और कैसे उनको प्रीलिम्स के लिए तैयार करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर मेरू शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया तमिलनाडु के अंदर, वहां पर काफी सारी बातें की, लेकिन उत्तर मेरू शिलालेख के बारे में हाल ही में उन्होंने कुछ अपने व्याख्यान के अंदर बोला। तो अब जो भी ये उत्तर मेरू शिलालेख है, ये इतिहास से संबंधित है। तो ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है क्योंकि पिछली साल जो प्रीलिम्स का पेपर था वहां पर रामानुजन पर क्वेश्चन आया था, जो दक्षिण भारत के भक्ति मूवमेंट भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो रामानुजन जी की एक प्रतिमा थी जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो रामानुजन की प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति का लोकार्पण किया ये जरूरी नहीं है, लेकिन रामानुजन जी खुद कौन थे, इस पर जो है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, उस पर क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा गया। तो उसी तर्ज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के व्याख्यान में उत्तर मेरू शिलालेख का जो उल्लेख था वहां से ये प्रश्न बनाया गया है। पहले इसका कथन देखते हैं। उत्तर मेरू शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ये पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद परांतक प्रथम शिलालेख में शहर नियोजन के बारे में बताया गया है। हमसे यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर एक गोला कर ले, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कौन सा कथन गलत है ये ढूंढने की कोशिश करें। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है और यहाँ पे हमसे पूछा गलत कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हुआ केवल 3। तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी तीसरा कथन गलत है। चलिए उत्तर मेरू शिलालेख के बारे में व्याख्या के अंदर और जानते हैं। जैसा कि पहले कथन में लिखा हुआ है, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित उत्तर मेरू शिलालेख का उल्लेख किया था। कांचीपुरम में स्थित उत्तर मेरूर में कई ऐतिहासिक शिलालेख मौजूद हैं। ये पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो पल्लव और चोल साम्राज्य बहुत ही फेमस शासन काल थे दक्षिण भारत के अंदर। तो वहां पे जो मंदिर बने थे, ऐतिहासिक मंदिर बने थे, उनके लिए ये उत्तर मेरू शिलालेख जाना जाता है। यहाँ मौजूद सबसे प्रसिद्ध शिलालेख परांतक प्रथम प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर जो है उसका उल्लेख पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में किया। इस शिलालेख में गांव के स्वशासन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ना कि शहर नियोजन के बारे में। तो परांतक प्रथम का शासनकाल इतनी ईस्वी में माना जाता है और उस समय गांव में क्या स्वशासन था उसकी जानकारी उत्तर मेरू शिलालेख में दी गई है। इसीलिए हमारा कथन 3 जो है वो गलत हो गया था, क्योंकि वहां पे शहर के बारे में बोला गया था। तो इस प्रकार से हमने उत्तर मेरू शिलालेख के बारे में जाना। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके पेलोड में 5 मॉड्यूल शामिल होंगे। तो गगनयान मिशन इसरो का काफी सालों से चलता आ रहा एक मिशन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसकी 1-2 टेस्ट फ्लाइट्स भी अब होने ही वाली हैं और कैसे इसको लॉन्च किया जाएगा इस पर सब पे रिसर्च चल रही है। तो उसी से संबंधित ये यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है।
हमारा पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी केवल एक। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो ये भारत का पहला मानव मिशन है, यानी मानव को पहली बार इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, ये इसरो का ही एक मिशन है, यानी हमारा खुद का भारत का अपना मिशन है, इसमें विदेश की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी। इसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, यानी पहले टेस्ट फ्लाइट्स होंगी और बाद में एक मानव युक्त मिशन होगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूभाग की कक्षा का पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके पेलोड में 2 मॉड्यूल शामिल होंगे, क्रू मॉड्यूल मानव को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान और सर्विस मॉड्यूल 2 तरल प्रणोदकों इंजनों द्वारा संचालित। तो इस प्रकार से 5 की जगह 2 आएगा, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चालक दल के प्रशिक्षण का पहला सेमेस्टर हाल ही में पूरा किया है। ये कहाँ पर हुआ था? रूस में। तो रूस हमारी चालकों की जो प्रशिक्षण है उसको देने में मदद कर रहा है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया जा रहा है? अमेरिका, चीन, जापान, कजाकिस्तान। अस्ताना अगर आपको याद हो या ज्ञात हो तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है। ठीक है, तो अगर राजधानी के बारे में यहाँ पर बोला गया है तो जरूर उसी देश के अंदर ही ये फोरम आयोजित हो रहा होगा, क्योंकि अगर अमेरिका कोई फोरम करवाएगा तो वो उसका नाम वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क रखेगा, ना कि अस्ताना रखेगा। तो जिस देश में जो फोरम होता है तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे ही देश से वो नाम जाए। तो अगर इस प्रकार से हम गैस वर्क भी करें तो इसका सही उत्तर विकल्प डी मिल जाता है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अस्ताना इंटरनेशनल फोरम के बारे में। कजाकिस्तान जून 2023 में अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी करने जा रहा है। यह वैश्विक महत्व का सम्मेलन है जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु और क्षेत्रीय और विकास से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के हितधारकों को एक साथ लेकर आता है। तो जितने भी चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु, क्षेत्रीय सहयोग, तो उन सभी के डिस्कशन के लिए ये फोरम जो है ये आयोजित किया जाएगा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा मिशन के EV4 ECO किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमको 4 विकल्प दिए हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा चलाया गया एक मिशन, अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए की गई एक पहल, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, कोरोना वायरस रोग का टीकाकरण कार्यक्रम। अगर हम इस शब्द में देखें तो 1-2 यहाँ पर वर्ड्स हमको पकड़ में है। ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा भी गैस वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये जो मिशन है 50K EV4 ECO, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से संबंधित है, क्योंकि ये कुछ भी थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो इस तरीके से चीजें याद भी रहती हैं, और अगर गैस वर्क करना चाहे, नहीं पता है तो हम गैस वर्क भी कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इस मिशन के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाल ही में सिडबी ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 50K EV4 CO का पायलट संस्करण लॉन्च किया है। इसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया ईवी को प्रमोट किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ईवी ने ये श्रृंखला भारत में लॉन्च की है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा मिले और पेट्रोल वाले व्हीकल्स का उपयोग कम हो और प्रदूषण भी कम हो, और भारत की पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो भी एक तरीके से कम हो। तो सभी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा हित में है, इसलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है।
चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अगर स्टार्टअप से संबंधित कोई कार्यक्रम है तो वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। ये तो आप गैस वर्ग से भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि लघु उद्योग अलग होते हैं और स्टार्टअप जो है वो अलग होते हैं और दोनों का आपस में इतना भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर लघु उद्योग के माध्यम से स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टअप्स अलग होते हैं। तो ये मंत्रालय इसको कार्यान्वित करे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत गौण है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना के रूप में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVIP को लागू किया जा रहा है, इसलिए कथन एक गलत है, क्योंकि वहां पर दूसरे मंत्रालय के बारे में बताया गया था, इन्हें लघु उद्योग मंत्रालय के बारे में बताया था, जबकि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक उप योजना के रूप में लागू हो रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। परियोजना का परिचालन इकाई ब्लॉक है। स्वीकृत धनराशि के एक ब्लॉक में अधिकतम 2400 उद्यमों को समर्थन दिया जाता है। तो जो गरीब ग्रामीण है, जो गैर कृषि क्षेत्रों में है, तो उनको उद्यम स्थापित करने के लिए मदद करना है, क्योंकि कई बार कई सारे जो किसान होते हैं, ग्रामीण होते हैं, जिनके पास कृषि क्षेत्र नहीं होता है, अपने खेत नहीं होते हैं, तो उनको मदद करने के लिए और उनको उद्यम में आगे बढ़ाने के लिए ये उपयोजना, ये उपमिशन, जिसका नाम स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है, इसे चालू किया गया। तो आज के हमारे अभ्यास सीरीज के 5 MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।